विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रवर समिति का गठन किया। 7 विधायकों को बनाया समिति का सदस्य। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सभापति नियुक्त किया। हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने तंज कसते हुए कहा, ये केवल हरीश रावत की राजनीति नौटंकी है। देहरादून के डीएम ने किया जिला समाज कार्यालय का औचक निरीक्षण। पेंशन ब्लॉक वॉर आवेदन की ली जानकारी, साथ ही आवेदन लंबित रखने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हरिद्वार जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह की छापेमारी से मचा हड़कंप। कई सरकारी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। कई अधिकारी अनुपस्थित रहे। अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। टिहरी के जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाकर सुनी शिकायतें। कई शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन और पोर्टल में भेजा। जिन विभागों ने समस्याओं का निस्तारण नहीं किया, उन पर होगी सख्त कार्रवाई। हल्द्वानी में महिला अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन। पूर्व गौरव सैनिक कल्याण समिति ने पीएम मोदी को भेजा ज्ञापन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की मांग। और 14 अक्टूबर को होगी सड़क चौड़ीकरण की सुनवाई। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने दिए अतिक्रमणकारियों को नोटिस। रुद्रप्रयाग में लोगों की बड़ी मुहिम। गौर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन। जगह जगह लगाए बोर्ड। 5000 जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। देहरादून पुलिस को मिली एक और सफलता। फर्जी एमबीबीएस डिग्री धारक को हरियाणा से किया गिरफ्तार। 3 सालों से फरार था आरोपी। 2021 में थाना रायपुर में दर्ज हुआ था मुकदमा। और 10 सितंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जाएगी एल्बाडाजोल की दवा। 6 लाख से अधिक बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रवर समिति का गठन किया। इसके बाद ही उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 2059 संशोधन विधेयक 2024 प्रवर समिति को प्रस्ताव भी भेजा है। आपको बताते चले कि प्रवर समिति में 7 विधायकों को सदस्य बनाया गया है, जिसमें विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, शहजाद खजानदास, ममता राकेश और हरीश जो हैं वो शामिल है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रवर समिति का गठन किया, जहां संशोधन विधेयक 2024 प्रवर समिति को भेजा गया है प्रस्ताव। और समिति में 7 विधायकों को सदस्य बनाया गया है और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सभापति बनाया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने प्रवर समिति का गठन किया, जहां संशोधन विधेयक 2024 प्रवर समिति को प्रस्ताव भेजा गया है इस गठन में। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि समिति में 7 विधायकों को सदस्यता दिलाई गई है और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो हैं उनको सभापति बनाया गया। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर मौन पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कहा कि हरीश रावत को मीडिया में छाए रहने की एक अच्छी आदत है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तब उस समय उत्तराखंड के तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको उन्होंने नहीं सुलझाया।
चाहे वो उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी का मामला क्यों ना हो। ये केवल हरीश रावत की राजनीतिक नौटंकी है। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तरीके पर यहाँ हरीश रावत पर तंज कसा है। कानून व्यवस्था को लेकर हरीश रावत जो है वो मौन है, ये भी उनके द्वारा ये बातें कही गई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल हरीश रावत को मीडिया में छाए रहने की आदत है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने केवल हरीश रावत की राजनीति नौटंकी बताई है। होने वाली सीमाओं में को निश्चित तौर पर मीडिया में रहने की एक अच्छी आदत है कि किस तरह से रहना है। ये सारे जब मुख्यमंत्री थे तो चाहे वो राजधानी का मामला हो, उसे क्यों नहीं सुलझाया। बहुत सारे अन्य मामले थे, उन्हें क्यों नहीं सुलझाया जो आप उपवास करना पड़ रहा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है उनकी। वो अपने आप को सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, ये छाए रहने के लिए इस तरह का नाटक करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला समाज कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सर्वे चौक स्थित जिला समाज कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग की दी जा रही पेंशन ब्लॉक वार आवेदन की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की स्थिति का अवलोकन किया और साथ ही समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं के आवेदन की जानकारी और प्रगति जानी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि किसी भी योजना का आवेदन लंबित ना रहे। आवेदन लंबित रहने पर संबंधित विभाग या अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इसके साथ ही पेंशन संबंधी कोई भी आवेदन 1 सप्ताह से अधिक लंबित ना रहे, ये भी सुनिश्चित की जाए। हमारा एक फोर फ्रंट पे जो सोशल सर्विस प्रोवाइड करता है उसका एक फ्रंट रनर डिपार्टमेंट है। उसमें हमारी पेंशन्स और लोन्स पर्टिकुलरली वीकर सेक्शंस के लिए दिए जाते हैं। सो पर्पस यही था कि ब्लॉक की जो नर्व्स हैं वो यहाँ से डिटेक्ट की जा सकती हैं। भले ही सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ऑनलाइन में भी हमें ये चेक करना पड़ता है कि पेंडेंसी कितने दिनों से है। तो इनके तीनों पेंशन्स में 15 दिन की 18 दिन की पेंडेंसी पाई गई है, जो कि इनको वार्न किया गया है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी भी पेंशन स्कीम में पेंडेंसी नहीं चाहिए। सेकेंडली जो हमारा लोन सेक्शन है बहुउद्देशीय वित्त निगम, उसमें इनका रिकॉर्ड कीपिंग ठीक नहीं पाया गया था, उसके लिए भी इनको वार्निंग दे दी गई है। आगू का है, रात्रि के नाम का है, दिनांक का है, प्राप्ति दिनांक तो हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने हरिद्वार के कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया है और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय से उपस्थित रहें ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दर्शन सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अशोक वैद्य, प्रधान सहायक दीपक सैनी और ड्राइवर मनवर सिंह नेगी अनुपस्थित मिले। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महेश मैथानी भी गैर हाजिर पाए गए हैं। इसके बाद जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय का निरीक्षण किया गया, जहां जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा राउत और डाटा एंट्री ऑपरेटर गौरव उप्रेती भी अनुपस्थित थे। जिलाधिकारी ने साफ किया कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
निरीक्षण किए जाने पर कई अधिकारी जो है वो अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिया गया। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि जो अनुशासनहीनता है उसे किसी भी स्तर पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मेरा ये दृढ़ मानना है कि अधिकारियों को जो समय नियत है समय से कार्यालय में आना चाहिए और समय से ही जो है कार्य संपन्न करने चाहिए। अगर अधिकारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो उनका स्टाफ भी समय से नहीं पहुंचेगा। अगर स्टाफ समय से नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे आम जनता को दिक्कत होगी। वो लोग आएंगे और कोई अधिकारी बैठा नहीं होगा तो उन्हें समस्या होगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि सभी को समय से कार्यालय पहुंचना चाहिए और अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज 2-3 कार्यालयों में गया था और उसमें 2 अधिकारी अनुपस्थित भी मिले हैं। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा हूँ और जो उनके अधीनस्थ अनुपस्थित थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उनको लिख रहा हूँ। निश्चित तौर पर तो शुरुआत है। अभी हमारा मानना ये है कि सबसे पहले अधिकारी स्वयं ठीक रहे। अधिकारी जब खुद समय से पहुंचेगा तब दूसरों को टोक पाएगा। नई टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनता दरबार में शिकायतें सुनी। कई शिकायतों का निस्तारण भी किया गया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिकायतों को हम सीएम हेल्पलाइन में भी भेज सकते हैं, जिसका अच्छा रिस्पांस है और काफ़ी शिकायतें कम हो गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों को सीएम पोर्टल पर भी लोड करते हैं और डीएम ने कहा कि कुछ विभागों ने लापरवाही की है। इसके लिए अगले हफ्ते अलग से एक बैठक करेंगे। विभागों को 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा और जिन विभागों ने समस्याओं का निस्तारण नहीं किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने आगे कहा कि संबंधित विभागों को सख्त हिदायत दी गई है कि जो शिकायतें जन सुनवाई में आती है उनको सीरियस लेकर उनका निस्तारण किया जाए। तो यहाँ पर जिलाधिकारी जो हैं उन्होंने जनता दरबार लगाया और इस जनता दरबार में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। कई समस्याओं को उन्होंने मौके पर ही निस्तार किया है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कई शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन और पोर्टल में भी भेजा गया है और उन्होंने ये निर्देश भी दिया है कि लापरवाह विभागों के लिए अगले हफ्ते एक बैठक की जाएगी, जिस पे इस बैठक में एक निर्णय लिया जाएगा और शिकायतों का निस्तारण ना होने पर विभागों पर कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग और उसके अलावा जो पिछली जन सुनवाइयाँ हुई हैं प्रत्येक सोमवार को उनकी भी रिव्यू करते हैं। तो उसमें सीएम हेल्पलाइन में हमने जो रिव्यू किया उसमें काफ़ी अच्छा लोगों ने अभी परफॉर्मेंस किया है और जो शिकायतों का जो संख्या है पेंडिंग की वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन उसमें भी अभी और हमने कहा कि और बेटर इम्प्रूव करें। लेकिन इसके अतिरिक्त जो सीएम जन सुनवाई पोर्टल है जिसमें जन सुनवाई में जो शिकायतें आती हैं उसको हम लोग अपलोड करते हैं, उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स के द्वारा लापरवाही की गई थी जिसको अभी हमने एक अलग से उनके लिए बैठक करेंगे अगले सप्ताह और उसमें फिर लोगों को अभी हमने 1 सप्ताह का टाइम दिया है। 1 सप्ताह बाद भी अगर किसी ने परफॉर्मेंस ठीक से नहीं करी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी एप्लीकेशन हमारी जन सुनवाई में आती है उसको सीरियसली कंसिडर करें और 15 दिन के अंतर उसको निस्तारित करें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के मामले में प्रशासन ने मंगल पड़ाव से ओके होटल तक अतिक्रमण हटाने के लिए 101 नोटिस जारी किए हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर तक अगली तारीख तय करते हुए और स्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया है। प्रशासन का कहना है कि वे सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश के अनुसार ही भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। आपको बताते चले कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस तक स्टेशन तक रोड का सुंदरीकरण करने के साथ साथ सड़क चौड़ीकरण के मामले में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की तरफ से अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर यहां पर सुनवाई की है, जिसमें कोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर निगम से कहा है कि सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहे प्रत्येक भवन स्वामियों समेत किराएदारों के मामले में अलग अलग शपथ पत्र पेश करें, क्योंकि इसमें कई मालिक और कई किराएदार हैं और तब तक के लिए कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथि नियुक्त की गई है। ठीक है सर, इसी गुणवत्तापूर्ण है ना, तो गुणवत्ता साथ लाने आएंगे नहीं ऊपर के लिए वो 7 तारीख से स्टार्ट है। ये फॉरवर्ड करा लो।
क्योंकि उसी समय वो निकल रहे थे ना वहाँ से। मैंने मैडम से तुम ही कर दो, फिर गाड़ी छोड़ दो, डाक में ले जाना, मैंने डाक में इसकी फोटोकॉपी तो याद। एक फैक्ट ये भी है कि ये प्रचारित किया जाता है कि 101 लोग पूर्ण रूप से ध्वस्त होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें मात्र नगर निगम के जो 8 से 9 शॉपकीपर्स हैं जिनको पूर्ण रूप से इसमें प्रभावित होने हैं। इसके अलावा जो निजी संपत्ति में कुछ लोग हैं उसमें से 4 संपत्ति ऐसी हैं जिसमें स्वयं उनके द्वारा व्यापार किया जाता है, और अन्य 4 से 5 ऐसे दुकानदार हैं जो अन्य लोगों के किराएदार के रूप में काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये 20 के आसपास संख्या है जिनको पूर्ण रूप से इसमें प्रभावित हो रहे हैं। बाकी जितनी भी संपत्तियां हैं उसका 12 मीटर की परिधि में आंशिक भाग इसमें आ रहा है। बाकी जो हमारे लोक निर्माण विभाग के जो अभिलेख हैं उसके अनुसार इस सड़क का जो ROW है वो 30 मीटर का है। मध्य बिंदु से 15 मीटर तक का ROW लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया। ये चीज़ जब इनसे चर्चा हुई उन लोगों ने जब नहीं माना 10 तो फिर कमेटी ने देवभूमि के कड़कड़ में देवताओं का वास है। हिमालय गांव में नंदा अष्टमी के मनाने की अलग अलग परंपरा अभी भी चलन में है। आध्यात्मिक दृष्टि से हिमालय को मां पार्वती का मायके भी माना जाता है। हिमालय गांव में देव पूजन की सदियों पुरानी परंपरा आज भी कपकोट तहसील के उच्च हिमालय क्षेत्र में जीवित है। विचला दानपुर अंतर्गत लिवी गांव में 3 सालों के बाद मां भगवती का पूजन कार्यक्रम सातु आठू और मेले के रूप में किया जा रहा है। ग्रामीणों की परंपरा के अनुसार देवता अवतरण से पूर्व नंदा कुंड जाकर पूजा पाठ करके ब्रह्म कमल लाने की परंपरा है, और परंपरा को निभाते हुए भगवती मंदिर के धामी मौर जैतेरो सहित 21 लोगों का दल पूजा पाठ करने नंदा कुंड पहुंच गया। 10 सितंबर को नंदा कुंड से देव डंगरिया का दल प्रसाद के रूप में ब्रह्म कमल लेकर लाटू पॉट पहुंचा। लाटू पॉट पहुंचकर देव डंगरिया का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। नंदा कुंड से लाए गए ब्रह्म कमलों को देव डंगरिया रिंगाल के डंडों में बांधकर लीती के भगवती मंदिर तक स्थानीय देव स्तुति करते हुए पहुंचाया गया है। तो बागेश्वर में लीती गांव में 3 सालों के बाद मां भगवती का पूजन सातु आठू मेले का इस रूप में किया गया है, और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धामी मौर जैतेरो और 21 लोगों का जो दल है वो नंदा कुंड पहुंचा, और 10 सितंबर को ब्रह्म कमल को लाटू पॉड पहुंचाया गया है, जहां देव डंगरिया का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया है। माँ भगवती मंदिर से हमारे ग्रामीण और धामी और मौर टोटल 21 लोग हैं, वो जो है नंदा कुंड की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, और पंचमी के दिन ये वहाँ पर पहुँचेंगे, और उसके बाद नंदा कुंड की पूजा अर्चना करके वहाँ पर प्रसाद स्वरूप ब्रह्म कमल हमारे लिए लेकर के आएंगे। और उसके बाद 10 तारीख को एक भव्य ब्रह्म कमल यात्रा जो रिंगाल के ऊपर ब्रह्म कमल बांध करके की जाएगी, और बिल्कुल भव्य दिव्य, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। और उसके एक दिन बाद यानी कि 11 तारीख को अगल बगल के दर्जनों जो गांव हैं वहां से श्रद्धालु यहां पर आएंगे, और उसके बाद 12 तारीख को इस मेले का समापन होगा। ये आठों का मेला 4 वर्ष बाद आयोजित हो रहा है, क्योंकि ये पल एक ऐसा पल होता है जहां पर हम सभी गांव वालों की तरफ से वो प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर जाते हैं, और हम सब लोग इस बात की कामना करते हैं कि वो ये पूरी यात्रा को बहुत ही सफल तरीके से वो निभा पाएं। इसको लेकर के हम प्रार्थना करते हैं, और जब तक वो वापस नहीं आते तब तक हम लोग बहुत चिंतित भी रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लोगों की एक बड़ी मुहिम हुई है, जहां गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए ये बोर्ड लगाया गया है दरअसल, और 5000 जुर्माना भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई घुसपैठिए जो आते हैं तो उन पे 5000 का जुर्माना जो है वो कानूनी कार्रवाई के तहत लगाया जाएगा। जहां रुद्रप्रयाग में कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन भी चल रहा है। सड़क पर उतरे बजरंग दल, हिंदू विश्व परिषद जो है और हिंदू संगठनों ने एक जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो भी शामिल रहीं। तो रुद्रपुर में लोगों की एक बड़ी मुहिम हुई है, जहां गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, और
लोगों को जागरूक करने के लिए एक बोर्ड भी लगा दिया गया है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड लगाई गई है चेतावनी के तहत, और 5,000 जुर्माना जो है वो कानूनी कार्रवाई के तहत चेतावनी दी गई है। और रुद्रप्रयाग में कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया है उनके द्वारा, और सड़क पर उतरे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठनों ने एक जागरूकता रैली निकाली जिसमें बड़ी मात्रा में जो महिलाएं हैं वो भी शामिल रहीं। तो गढ़वाल राइफल की 14वीं बटालियन की 59वां स्थापना दिवस राजधानी देहरादून में धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर बलिदानियों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और वीर नारियों और वीरता पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिकों के सम्मान के लिए उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना अनुरूप सैन्य धाम का निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है, जिसका शीघ्र ही लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बटालियन के पूर्व सैनिकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स में उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि आज मैं जहां पर भी हूं उसके पीछे मेरी सैनिक पृष्ठभूमि है। उन्होंने अपने पलटन में बताए पलों को भी याद किया है। गढ़वाल राइफल वीरता की मिसाल है, और यहाँ पर 14 बटालियन का 49वां स्थापना दिवस था, जहाँ पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उन्होंने शिरकत किए, और देश के वीर बलिदानियों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। वीरता पदक पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। तो देश के वीर बलिदानियों को यहाँ पर याद किया गया है और फूल माला पहनाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई है, और साथ ही साथ मौन रखकर यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। और सैनिक कल्याण मंत्री जो हैं गणेश जोशी, इस दौरान वो भी उपस्थित रहे और देश के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई है, और साथ ही साथ उनको याद भी किया गया है। मैं 13 नवंबर 1976 को मैंने आर्मी में भर्ती हुआ था, और अगस्त 77 में मैंने एक सैनिक के रूप में 14 गढ़वाल राइफल में अपनी सैनिक यात्रा शुरू की, और आज इसका 49वां स्थापना दिवस है। और हर वर्ष इस कार्यक्रम को हम मनाते हैं, क्योंकि मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ मेरी सैनिक पृष्ठभूमि की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। और मैं हर मंच पे ये कहता हूँ कि अगर मैं फौज का गढ़वाल राइफल का सिपाही नहीं होता तो मैं आज विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां फर्जी MBBS डिग्री धारक हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। पिछले 3 सालों से फरार 5,000 का इनामी अनिल फर्जी डिग्री से राजकीय चिकित्सालय में नौकरी कर रहा था। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। साल 2021 में थाना रायपुर में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के बाद से आरोपी यहां पर फरार चल रहा था। पुलिस ने पहले कोर्ट से कार्रवाई की, संपत्ति की कुर्की की है। तो देखिए यहाँ पर एक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां फर्जी MBBS डिग्री धारक हरियाणा से इसको गिरफ्तार किया गया। पिछले 3 सालों से दरअसल ये फरार चल रहा था। इस पर 5,000 का इनाम भी रखा गया था, और इनामी अनिल दरअसल राजकीय चिकित्सालय में अपनी नौकरी कर रहा था। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। साल 2021 में थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के बाद से ये आरोपी जो है ये फरार चल रहा था। पुलिस ने पहले कोर्ट से कार्रवाई थी और संपत्ति की कुर्की की यहाँ पर
कार्रवाई की अपील की थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10 सितंबर को देहरादून जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, सभी सरकारी गैर सरकारी विश्वविद्यालय के 6 से 19 वर्ष की आयु की छात्रों को एल्बेंडाजोल की एक दवाई है वो दी जाएगी। और जनपद में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 6 लाख से अधिक बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने अभिभावकों से 10 सितंबर को अपने बच्चों को विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भेजने की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि कृमि संक्रमण से बच्चों में खून की जो कमी हो जाती है, कुपोषण, भूख ना लगना, बेचैनी, पेट में दर्द, उल्टी और दस्त, वजन में कमी जैसी परेशानियां होने लगती है। लेकिन इस दवा से बच्चों के पेट में होने वाले कृमि संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर को दवा खाने से वंचित बच्चों और किशोरों को 18 से 19 सितंबर को अभियान चलाकर दवा खिलाई जाएगी। हर साल ये साल में 2 बार ये हम बच्चों को अपने एल्बेंडाजोल टैबलेट देते हैं, जिससे कि उनके पेट के कीड़ों के लिए बेसिकली होता है। तो ये करीब 6.5 लाख बच्चों का हमारे जनपद का लक्ष्य है। इसमें हमारी सभी विभागों से बैठक हो गई है। मेनली इसमें शिक्षा विभाग का मेन रोल रहता है, क्योंकि स्कूलों के माध्यम से ही हम बच्चों को ये दवाई खिलाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 100% इसमें हम लक्ष्य को प्राप्त करें। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।